दोस्तों नमस्कार, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार संविधान विधेयक 2025 पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत चंडीगढ़ को पंजाब के राज्यपाल के संवैधानिक दायरे से हटाकर एक अलग प्रशासक यानी एलजी नियुक्त किया जा सकेगा। वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं। इस प्रस्ताव के सामने आते ही पंजाब की राजनीति में तीखी हलचल शुरू हो गई है। वहीं दोस्तों अगली खबर देखिए, किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। देश के किसानों को मोदी सरकार की ओर से एक और बड़ा तोहफा मिल गया है। पीएम फसल बीमा योजना को लेकर उनकी 2 मांगों को मान लिया गया है। किसानों के लिए नवंबर का महीना बहुत ही खास जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करने के तुरंत बाद ही सरकार ने किसानों को एक और बड़ी सौगात दे दी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बड़ा बदलाव कर दिया है। इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस राहत से देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिलने वाला है। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में संदेश जारी करते हुए कहा कि किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई गई थी, लेकिन इसमें 2 नुकसान भी कवर नहीं थे, जिसकी मांग किसानों की ओर से लगातार की जा रही थी। अब इन मांगों को मान लिया गया है और पीएम फसल बीमा योजना का दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। इस योजना में सरकार ने 2 योजना और भी जोड़ी है, जैसे कि अगर हाथी या कोई भी जंगली जानवर फसल को नुकसान पहुंचाता है तो उसका भी कवर फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपको मिलेगा। तो वहीं अतिवृष्टि, बाढ़ या जल भराव से भी अगर फसल को नुकसान होता है तो भी इसके लिए पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा क्लेम कर सकते हैं। बाकी आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं इस योजना में क्या क्या कवर किया गया है। वहीं दोस्तों देखिए अगली बड़ी अच्छी खबर, राजस्थान में कृषकों और दुग्ध पालकों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इनमें से है एक गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत अब तक 400 करोड़ से ज़्यादा का लोन दिया जा चुका है। इस साल भी 2.5 लाख गोपालकों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत दुग्ध पालन से जुड़े कई तरह के कामों के लिए सरकार की ओर से लोन मिलता है। अब दोस्तों अच्छी बात यह है कि अगर आप समय पर यह लोन चुका देते हैं तो फिर आपको इस पर कोई ब्याज भी नहीं देना होता। यह योजना क्या है, इसके लिए आवेदन कैसा होगा, आइए विस्तार से इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, राजस्थान की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार द्वारा 28 अगस्त 2024 को शुरू की गई थी, जो गाय भैंस पालने वाले छोटे और मध्यम गोपालकों के लिए वित्तीय सहारा देती है। योजना के तहत पशुपालकों को एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। इसका उपयोग वे पशुपालन से संबंधित खरीदारी के लिए कर सकते हैं। इस योजना का मकसद उन ग्रामीण परिवारों की मदद करना है जिन्हें अपने पशुपालन के काम में शेड बनाने, चारा खरीदने, दवाइयाँ लेने या उपकरण खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो वही सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से गोपालकों की आय बढ़ाना है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। अब दोस्तों गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के जो मुख्य उद्देश्य है वो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में दूध उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के विकल्पों को बढ़ाना, गोपालकों को प्रोत्साहित कर उनकी कमाई में वृद्धि करना। अब सरकार का लक्ष्य है कि पहले चरण में करीब 5 लाख गोपालक परिवार इस योजना से जुड़े। योजना के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के लिए जरूरी दस्तावेज क्या होंगे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। चीन के रोबोट ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो इंसानों के बस की बात नहीं है। रोबोट का नाम दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। यह एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम A2 रोबोट रखा गया। इसे दोस्तों चीनी कंपनी एजीबॉट ने बनाया है। चीन रोबोटिक के क्षेत्र में पहले से ही आगे है। यहाँ पर ऐसे ऐसे रोबोट्स का निर्माण हो रहा है जिनके बारे में जानकर लोग हैरान है। अब चीनी कंपनी एजीबॉट के बने ह्यूमनॉइड रोबोट A2 ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। इस रोबोट ने 106 किलोमीटर की दूरी बिना रुके चलकर सबको हैरान कर दिया है। रोबोट ने यह सफर 10 नवंबर से शुरू किया और 13 नवंबर को पूरा किया। यह दुनिया का पहला रोबोट है जिसने सबसे लंबी दूरी तक चलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। यह चीन की रोबोटिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत वोटर लिस्ट सुधारने का काम जोरों पर है। घर घर जाकर बूथ लेवल ऑफिसर BLO एजो फॉर्म भरवा रहे हैं। इसी मौके का फायदा दोस्तों ठग उठा रहे हैं। वे फोन करके कहते हैं कि आपका वोटर कार्ड अपडेट हो गया है, बस OTP आप लोग बता दीजिए। इससे वे लोगों के बैंक खाते से पैसे उड़ा लेते हैं। ऐसे में ध्यान रखिए कि BLO आपसे कोई OTP नहीं मांगता। असली BLO आपके घर आएगा, वह SIR नाम का फॉर्म भरेगा, आपका नाम, आपका पता, आपकी जन्मतिथि, आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिखेगा, फोटो खींचेगा या पुराना वोटर कार्ड देखेगा। सब काम कागज पर होगा, न कोई मैसेज आएगा, न OTP भेजा जाएगा, न आपसे कोई कोड मांगा जाएगा। पूरा काम दोस्तों ऑफलाइन होगा। दरअसल ठग आपका नंबर पहले से पता कर लेते हैं, फोन करते हैं और आपको डराते हैं। वे कहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा अगर OTP नहीं बताओगे। कई बार ठग यह भी कहते हैं कि अभी अभी अपडेट हुआ है, बस 1 मिनट के भीतर OTP बता दीजिए। इसके बाद जैसे ही आप OTP बताते हैं, आपके बैंक खाते, गूगल पे, फोन पे से पैसे कट जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि ऐसे ठगों से आप सावधान रहें। तो वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने एक और तोहफा दिया है। देश के 1.7 करोड़ किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों को फायदा मिलेगा। सरकार इस योजना पर हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना में 11 मंत्रालय भी शामिल होंगे और इनकी 36 योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं दोस्तों देखिए अगली खबर, दिल्ली सरकार ने एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए नर्सरी, KG और पहली क्लास में एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। दिल्ली के करीब 1700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में एंट्री लेवल के एडमिशन 4 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे। शिक्षा निदेशालय ने साफ कहा है कि डॉक्टर चाहे कंप्यूटर से हो या पर्चियों से, पेरेंट्स की मौजूदगी में ही ट्रांसपेरेंट ढंग से किया जाएगा। 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार पेरेंट शिक्षा निदेशालय दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पेरेंट्स 4 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक एप्लीकेशन का फॉर्म जमा करा सकेंगे। तो दोस्तों अब समय हो चुका है आज के मौसम अपडेट्स का। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। आपके एक लाइक कमेंट से हमें बहुत सहानुभूति मिलती है। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सही समय पर सही खबर सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के मौसम अपडेट्स पर। तो देखिए दोस्तों उत्तर भारत में धीरे धीरे कोहरा बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही हल्की हल्की ठंड भी पड़नी शुरू हो गई है। दिल्ली NCR में भी सर्दी का असर दिखने लगा है, लेकिन पोल्यूशन की वजह से मौसम की मार अधिक देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 नवंबर को पश्चिम और मध्य भारत में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद तापमान में खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। तो वहीं उत्तर पश्चिम भारत में सप्ताह भर के दौरान रात भर के तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम जस का तस बना हुआ है। बीते दिनों की तुलना में ठंड में कमी आई, लेकिन मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ने के संकेत दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में हवा के पैटर्न में आए बदलाव के कारण तापमान में जो बढ़ोतरी दर्ज की गई वह अब थमने वाली है। प्रदेश में इस समय कोई सक्रिय मौसम तंत्र मौजूद नहीं है, लेकिन पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों से ठंडी और शुष्क पछुआ उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रवाह फिर से शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। तो वहीं 27 नवंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान सुबह के समय कहीं कहीं पर छिछला से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। 25, 26 और 27 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम साफ रह सकता है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार फिलहाल अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने से ठिठुरन भरी ठंड हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में दिन के समय धूप निकलने के बाद ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं देहरादून में शनिवार को मौसम साफ रहा, हालांकि धूप में तेजी नहीं थी और कभी कभी आंशिक बादल भी छा रहे थे। वहीं देहरादून का अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आज अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु में 27 नवंबर तक कई स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तो केरल में 27 नवंबर तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 25 और 26 नवंबर को बारिश की संभावना है, जबकि 24 और 25 नवंबर को कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। भारत और इजराइल के बीच व्यापार को लेकर एक डील हुई। हालांकि इस डील से भारत ने कुछ सेक्टर को अलग रखा है। ट्रंप ने भी भारत के इस सेक्टर में एंट्री करने की कोशिश की। दोनों ने खेती किसानी के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने के लिए तरीकों पर चर्चा की। वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इजराइल की यात्रा पर थे। वहां उन्होंने इजराइल के कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी दीचर से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने खेती बाड़ी में सहयोग को और बढ़ाने के बारे में विस्तार से चर्चा की। वहीं दोस्तों अगली खबर देखिए, ट्रंप ने अपने ही देश को आग में झोंक दिया। अमेरिका में मंदी की आड़ बनी हुई है। बिना बिके सामान का ढेर लग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अमेरिका को महान बनाने का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों पर टैरिफ का बोझ लाद दिया, लेकिन अब इसका असर खुद अमेरिका पर पड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका में नवंबर में मैन्युफैक्चरिंग यानी सामान बनाने का धीमा पड़ गया। यह पिछले 4 महीनों में सबसे कम रहा। इसकी वजह है टैरिफ का बढ़ना, जिससे चीजें महंगी हो गई और लोगों ने खरीदना कम कर दिया। इससे अमेरिका में मंदी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राइटर्स के मुताबिक इस मंदी की वजह से बिना बिके सामान का ढेर लग चुका है। इससे यह चिंता बढ़ गई है कहीं यह देश की पूरी आर्थिक ग्रोथ को धीमा कर सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने एक अनोखी पहल की है। अब लोग अपने खास मौकों जैसे जन्मदिन, प्री वेडिंग शूट और अन्य निजी आयोजनों के लिए दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर चलने वाली नमो भारत ट्रेन और स्टेशनों को बुक कर सकते हैं। यह सुविधा शनिवार को शुरू की गई। यह पहली बार है जब एनसीआरटीसी ने इस तरह की बुकिंग की अनुमति दी। चलती हुई नमो भारत ट्रेनों के कोच या स्टेशन को किराए पर ले सकते हैं। इतना ही नहीं, दुआई डिपो में एक मॉकअप कोच भी है जिसे सिर्फ फोटोशूट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में प्रदूषण के कारण प्री मैच्योर डिलीवरी बढ़ रही है। पीजीआई में पिछले एक साल में 13,500 की डिलीवरी हुई। इनमें से 2,430 के बच्चे तय समय से पहले हुए। पीजीआई रोहतक की सर्वे रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इसका दोस्तों मुख्य कारण है प्रदूषण है, क्योंकि हवा में घुला जहर सांसों के जरिए शरीर में जा रहा है। यह खून में मिलकर गर्भस्थ शिशु तक पहुंच रहा है। हवा की खराब गुणवत्ता के कारण खांसी, जुकाम व अस्थमा की समस्याएं बढ़ रही है। वहीं दोस्तों अगली खबर देखिए, आधार कार्ड में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आधार कार्ड आजकल दोस्तों हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, फिर वह पहचान पत्र की तरह हो या एड्रेस प्रूफ हो। आधार का इस्तेमाल दोस्तों जरूर होता है। चाहे आपको लोन चाहिए, पासपोर्ट चाहिए या पैन कार्ड चाहिए, इन सब के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है। ज़्यादातर स्कूली बच्चों ने भी अपना आधार कार्ड बनवा लिया है। हालांकि आधार के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से इसके दुरुपयोग की भी शिकायतें आ रही है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की पहचान, जन्मतिथि व पता वगैरह की जानकारी होती है। इससे बचने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक नया पहचान पत्र लाने की योजना बना रहा है। और दोस्तों नए पहचान पत्र में सबसे बड़ा बदलाव तो यही होने जा रहा है कि इसमें व्यक्ति का पता या जन्मतिथि नहीं दिखाई देगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, देश के सबसे बड़े व्यापारिक समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर में मौजूद अपनी रिफाइनिंग इकाई के लिए रूसी कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया। इस रिफाइनरी से मिलने वाले उत्पाद का निर्यात किया जाता है। कई देश ईंधन बनाने के लिए रूसी कच्चे तेल का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के ईंधन के आयात पर रोक लगाने के लिए यूरोपीय संघ के प्रतिबंध अगले साल से लागू होने वाले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह कदम इसी प्रतिबंध का पालन करने के लिए उठाया। कंपनी का यह कदम अमेरिका के प्रमुख रूसी तेल कंपनियों रोशनफैक्ट और लुकोइल पर लगाए गए प्रतिबंधों के अनुरूप भी है, जो शनिवार को लागू हो गए हैं। रिलायंस ने एक बयान में कहा कि 21 जनवरी 2026 से लागू होने वाले उत्पाद पर आयात प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करने के लिए हमने यह बदलाव तय समय से पहले पूरा कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, वहीं सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी गिरावट हो रही है तो कभी बढ़ोतरी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार शुक्रवार को बाजार बंद होने तक 24 कैरेट सोने का दाम घटकर 1,23,146 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी का भाव भी घटकर 1,51,129 रुपये प्रति किलो हो गया। तो वहीं दोस्तों शनिवार और रविवार को बाजार बंद थे, दोनों दिन यही भाव मान्य रहेगा। उधर ऑल इंडिया सरफरा एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली में सोने की कीमतें घटकर 1,26,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की कीमतें भी गिरकर 1,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम हुई। वहीं दोस्तों अगली खबर देखिए, फ्लाइट छूटने से कुछ घंटे पहले आप टिकट कैंसिल करने पर अब यात्रियों को 80% तक रिफंड मिल सकता है। सरकार एयर टिकट में इनबिल्ट ट्रेवल इंश्योरेंस शुरू करने की योजना बना रही है। एविएशन सेक्रेटरी एयरलाइन कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। रिफंड नियमों को यात्री अनुकूल बताने की प्रक्रिया में है।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। टाटा मोटर्स इस हफ्ते नई एसयूवी टाटा सियरा लॉन्च करने जा रही है। इसमें कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स और पैनोरामिक ग्लास रूफ जैसे कई बेहतरीन फीचर मिलेंगे। सियरा में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा जो 170 PS की पावर देगा। इसकी शुरुआती कीमत 12 से 13 लाख रुपए होने की उम्मीद है। बाजार में इसका मुकाबला क्रेटा और सेल्टो जैसी एसयूवी से होगा। तो दोस्तों ये थी आपके सामने आज की बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आप इस वीडियो को किस राज्य किस शहर से देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।